नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कौन जीतेगा, किसकी बनेगी सरकार, इसके साथ साथ एक बात और कही जा रही है। खास तौर पर वो लोग कह रहे हैं जो ये मानते हैं कि सरकार बनेगी तो मोदी जी की बनेगी। फिर एक बार मोदी सरकार मानने वाले बार बार एक तर्क दे रहे हैं। ये तर्क 19 के बाद से कुछ हल्का तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग से नहीं निकला है। और ये तर्क एकमात्र ऐसा तर्क है जिसकी खाल में वो दुबक जाते हैं। वो मानते हैं कि सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, वो मानते हैं कि सरकार अच्छे से नहीं चलाई गई है। उनके अपने आसपास, उनके जान पहचान वालों में, भले वो कॉरपोरेट में काम करने वाले हों, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। वो और अपने नज़दीकी लोगों को जो फैक्ट्रियां चलाते थे, कारोबार करते थे, कुछ करते थे, उनको बर्बाद होते देख चुके हैं। धीरे धीरे कई लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं। ये सब आंखों के सामने है। जीडीपी का आंकड़ा हमारे सामने रखा जाता, लेकिन जीडीपी में अगर सारा का सारा जीडीपी अगर अडानी साहब की होगी तो आम जनता को क्या मिलेगा। एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो आंकड़े आ रहे हैं, इन आंकड़ों में आम आदमी, एमएसएमई और गरीब आदमी के कारोबार नहीं हैं। जब आप ये नहीं कह पाएंगे कि महंगाई हो गई है, जब आप ये नहीं कह पाएंगे बच्चों का एडमिशन महंगा हो गया है, पढ़ाई महंगी हो गई है, जब आप ये नहीं कह पाएंगे कि इलाज महंगा हो गया है, जब आप ये नहीं कह पाएंगे कि सरकार ने तो चालान के नाम पर लूट मचा रखी है, इतने महंगे चालान, जब आप बहुत सारी चीज़ें कि रेलवे किस तरह से लूट रही है, सब तरह की चीज़ों को अगर आप देखकर जब आप नहीं कह पाएंगे तो आपके पास एक विकल्प बचता है। बात तो सही कह रहे हो भैया, लेकिन किसको वोट दे दें, कौन है विकल्प? तो विकल्प कौन है, इसको पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप या तो जनता से पूछ लोगे, और या फिर आप जो सत्ताधारी पार्टी है वो किसको विकल्प मानकर चल रही है, इसको पता करोगे। क्योंकि मोदी को किससे ज़्यादा डर लगता है, वही विकल्प होगा ना। अब आप हाल के घटनाक्रम पे आएँ। मेरे पास में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो सीधे मोदी जी के मुंह से कही गई हैं, योगी जी के मुंह से कही गई हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं ये पॉलिटिकल एनालिसिस पे जाना चाहूँगा कि कैसे दिल्ली में केजरीवाल जेल में गए और संजय सिंह बाहर आए। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह के बाहर आने से पहले और संजय सिंह के बाहर आने के बाद केजरीवाल के जेल में जाने को लेकर जिस तरह का वातावरण बनाया, पूरे देश में माहौल बनाया एक बड़ा, और उस पूरे माहौल के बीच में कौन नुकसान किसको हुआ? जाहिर बात है, क्षेत्रीय पार्टी बढ़ रही है और राष्ट्रीय पार्टी को नुकसान हो रहा है। यानी ये अगर एक कदम उठाया जाता है कि केजरीवाल को जेल में डाला जाता है, संजय सिंह को बाहर छोड़ा जाता है, क्योंकि वो वोकल लीडर हैं, उनकी आवाज़ में बुलंदी है, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस को इतना मजबूत करो कि फोकस किसी और पार्टी की तरफ से हटे और लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो पार्टी केंद्रीय पार्टी कर भारी पड़ने वाली है या उसका मुकाबला कर रही है। दूसरे सहयोगी भी वैसे तो इंडिया की सहयोगी हैं, लेकिन उनके बारे में मान्यता है कि वो मोदी जी की सहयोगी हैं। ममता बनर्जी, सागरिका घोष अभी हाल में पत्रकार रही हैं, हाल में भर्ती हुई हैं तृणमूल कांग्रेस में। वो कह रही हैं कि 2024 का ये जो चुनाव है, इसके बाद आएंगे तो मोदी। उसी तरह से ममता बनर्जी अपने बयानों में एक चीज़ बगैर कहे कह रही हैं, और वो ये कि मोदी जी जीतेंगे। बार बार अपने इंडिया गठबंधन को उन्होंने अपने यहाँ सीटें भी नहीं दी। पहले उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो लगता है कि सबको इनकी एक ही गारंटी है कि अब ये चुनाव जीत के दोबारा आएंगे तो सारे विपक्ष को जेल में डाल देंगे। चुनाव जीत के दोबारा आएंगे तो सारे विपक्ष को जेल में डाल देंगे, मतलब ममता बनर्जी कह रही हैं जीत के आएंगे। ये एक तरह से एक ऐसा तरीका है जो एक फैलेसी है, जिसमें आपको कुछ कह के ना कह के एक झूठ कह दिया जाता है। जैसे कि बम गिरेगा तो हम ही काम आएंगे। बम गिर नहीं रहा है, लेकिन मैं बार बार कहूँगा तो आपको लगेगा हो सकता है बम गिरने वाला हो। बम चूँकि बड़ी चीज़ हो गई, इसलिए आपको इसके बावजूद शायद ना लगे। खैर, इससे हटते हैं। अब आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की साइकोलॉजी क्या है, उसके निशाने पर कौन है। और अगर वो केजरीवाल के ज़रिए या ममता बनर्जी के ज़रिए या मायावती के ज़रिए कहीं से भी अगर टारगेट कर रही है कांग्रेस पार्टी को, तो वो क्यों कर रही है। हम देखते हैं कुछ खबरें जो हमारे सामने हैं।
पीएम मोदी के भाषण, योगी के भाषण, हर तरफ सिर्फ एक को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी। क्यों? इस पे आएंगे कि क्यों, उससे पहले मैं आऊंगा, कुछ डाटा दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ भाषण। लूट का लाइसेंस, पीएम मोदी केम डाउन हेवीली ऑन कांग्रेस इन छत्तीसगढ़ बस्तर, कि कांग्रेस लूट का लाइसेंस देती थी, मैंने उसका राज खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग का फोटोकॉपी है, मुस्लिम लीग की छाप है क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे। प्रधानमंत्री मैनिफेस्टो में क्या है क्या नहीं है और कौन से कदम सही है कौन से गलत है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो मैनिफेस्टो के ऊपर जब डिस्कशन हो तो उसकी अच्छाइयों बुराइयों पे बातचीत ना हो, इसलिए एक मुस्लिम लीग वाला जुमला उन्होंने चल दिया, जिसके खिलाफ चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी चली गई है। खड़गे ने कहा है कि मुस्लिम लीग के साथी पार्टनर, उसके साथ सरकार बनाने वाले 3-3 जगह तो आप ही के पूर्वज थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये तमाम बातें कि किस तरह से वो स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में किया था, उस चीज़ को वो कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारा डिस्कशन क्या है कि मोदी के निशाने पर कौन, तो मोदी क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जिस आदमी ने 10 साल में भारत को स्वर्ग बना दिया हो, विश्व गुरु बना दिया हो, दुनिया में जिसकी धमक चलती हो, वो आदमी एक ऐसा भाषण दे रहा है, ऐसा कैंपेन चला रहा है जैसे कि सत्ता में कांग्रेस पार्टी बैठी हो और उसको सत्ता हासिल कर ली हो, इसलिए हर बात पे वो कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। कभी देश का प्रधानमंत्री विपक्ष की निंदा करके वोट नहीं मांगता है, वो बड़ी लकीर जो उसने खींची है उसको दिखाने की कोशिश करता है। मोदी को अगर आप छोड़ दें, पार्टी के बाकी नेता, योगी जी ने बयान दिया है कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी कांग्रेस पार्टी। इसके साथ साथ कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो। ये सब बातें बीजेपी कह रही है। अब बीजेपी इस तरह क्यों कर रही है, इसका अंदाज़ा आपको आसानी से लग सकता है कि भाई बीजेपी को ये लगता है कि आज की तारीख में, मैं कह रहा हूं कि उसे लगता है और ये आगे समझेंगे कि क्यों लगता है, कि अगर बीजेपी के पास में कोई चुनौती है, कोई बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो सकता है, कोई विकल्प है अगर बीजेपी का, तो कांग्रेस पार्टी है। इस बात को जब आप डिस्कस करते हैं कहीं पे खड़े होकर, मैं अपने क्लब में जिमिंग कर रहा था तो वहाँ पे ट्रेडमिल पे, तो मेरे बगल वाले सज्जन ने कहा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। मुझे लगा कि, मैंने कहा कि साहब जो मेरा असेसमेंट है आप लोग को बताता रहता हूँ, बता दिया। तो बोले लेकिन जो है वो मोदी का विकल्प क्या है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो विकल्प क्या है नहीं जानते हैं, या जानते हैं तो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी और बीजेपी चीख कर कह रही है कि उनका विकल्प कांग्रेस पार्टी है। कि ऐसा जो भी बीजेपी के चेहरे पर दिख रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो, आज दौर अलग है। आज पार्टियां समाज के अंदर स्टडी करती हैं, डेटा कलेक्ट करती हैं, जनता की राय जानती हैं, माहौल क्या चल रहा है जानती हैं, कौन सी चीज़ सुपरहिट जा रही है, कौन सी चीज़ फेल हो रही है, ये जानती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के 2 असेसमेंट हैं। एक असेसमेंट ये है कि उसके 10 साल के कामकाज के आधार पर उसको वोट नहीं मिलने वाला है और वो किसी भी तरह किसी भी नीति की बात करेगी। मैंने आपको वीडियो बना के डिटेल से बताया था कौन कौन सी नीति कैसे कैसे फेल हुई है। तो क्योंकि वो ग्राउंड पे नीति जो है वो पहुंची नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी को अगर आपने छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी को अगर आपने उसकी इमेज नीचे नहीं की अपने समर्थकों की नज़र में, बाकी जनता तो जो सोच रही है, अगर बीजेपी के समर्थक कांग्रेस को अच्छा मानते रहे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बार बार वो पुरानी बातें दोहरा के अटैक कर रहे हैं, जैसे कसाब वाला कि भैया आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। ये फेक है, झूठ है और बकवास है। झूठ और बकवास है कैसे? क्योंकि इसको खुद जिस आदमी ने ये कहा था अदालत में, उज्ज्वल निकम, उन्होंने कहा कि मैंने झूठ बोला था। तो उज्ज्वल निकम ने झूठ क्यों बोला था? वो एक वकीलों की कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात अपने भाषण में तफसील से बताई।
बोले कसाब की सुनवाई चल रही थी और कसाब वहाँ पर रक्षाबंधन के दिन रो रहा था और अदालत के सामने झुक गया था और मीडिया की नज़र इस बात पर थी और मीडिया में इस पर चर्चा शुरू हो गई कि कसाब रो रहा है, उसको अपनी बहन की याद आ रही है रक्षाबंधन पे, वगैरह वगैरह। तो सरकारी वकील का एक टेंशन था कि अदालत से कहीं ये संदेश ना जाए कि लोगों के अंदर हमदर्दी आ रही है कसाब को लेकर। तो उन्होंने कहा कि हमने ये बयान दिया कि कसाब ने जेल में मटन बिरयानी मांगी है, इसको ये बना दिया गया कि जेल में मटन बिरयानी कसाब को खिलाई गई और उसके आधार पर राजनीति में बयानबाजी वगैरह बहुत सारी शुरू हो गई। बाद में उज्ज्वल निकम ने कहा कि भाई दोनों चीज़ों में अंतर है, हमने ये नहीं कहा था कि उसने खाई है, हमने ये कहा था कि उसने मांगी और हम ये बताना चाहते थे लोगों को कि वो इतना दुखी नहीं है, वो तो बैठ के वहाँ बिरयानी मांग रहा है और मीडिया कह रहा है कि वो बहुत दुखी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट वकील साहब ने किया था उसको, लेकिन जब इसका स्पष्टीकरण आ गया 10-10 बार फैक्ट चेक में ये साबित हो चुका कि ये झूठी बात है, योगी जी फिर दोहरा रहे हैं। ऐसा नहीं योगी जी को पता ना हो, लेकिन जब कहने को कुछ न हो तो आप यही रास्ता अपनाते हैं। और किसके खिलाफ बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो अब आप डाटा पे आएँ, आंकड़ों पे आए, किस वजह से ये रास्ता अपनाना पड़ रहा है। 2 सर्वे हैं मेरे पास जो हाल में हुए, एक तो इलेक्शन से ठीक पहले हुआ और इस सर्वे में कहाँ पर कितने लोग किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखना चाहते हैं। देखिए बिहार में 62% लोग मोदी जी को चाहते हैं, तो 32-33% लोग राहुल गांधी को भी चाहते हैं। दिल्ली में 70% लोग मोदी को चाहते हैं, तो 22-23% लोग राहुल गांधी को भी चाहते हैं। हरियाणा में 73% लोग मोदी को चाहते हैं, तो 17% लोग राहुल गांधी को भी चाहते हैं। तो अगर आप 26% कर्नाटक में राहुल गांधी को चाहते हैं, महाराष्ट्र में 28% चाहते हैं, यूपी में 23% चाहते हैं, पश्चिम बंगाल में 30% चाहते हैं और पूरे भारत में जो हिसाब लगाया गया उसमें 28% लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और 62% लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं। सीधे सीधे तौर पर देखने में ये डाटा ऐसा लगता है कि लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और ये सर्वे अभी का सर्वे है, जब आपका चुनाव की घोषणा से ठीक पहले का, करीब करीब 30 जून का सर्वे है। तो मोदी जी को आप कहेंगे सब लोग तो मोदी जी को देखना चाहते हैं। देखिए बात होती है परसेप्शन के। जब कोई व्यक्ति गद्दी पर बैठा है तो उसकी छवि हमेशा यही रहेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है। किसी भी व्यक्ति को आप कभी भी कर लीजिएगा, चाहे वो मनमोहन सिंह के टाइम में सर्वे हुए हों, चाहे वो किसी और समय में सर्वे हुए हों, हमेशा सर्वे जो आते हैं उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी है उस आदमी को लोगों ने कह दिया हो कि, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि हम किसको, कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है, तो आपके दिमाग में जो प्रधानमंत्री होगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, हम सब जब चर्चा करते थे कांग्रेस की सरकार के टाइम में, तो लोगों को लगता था ये बीजेपी कह रही है सरकार में आएंगे, इसके पास तो इतने आदमी नहीं है कि मंत्री बना ले, नेता हैं कहाँ, उंगली पे गिनने लायक नेता है इस पार्टी के पास। अब क्या हुआ, सरकार आ गई, जिसको चाहा मोदी जी ने मंत्री बना दिया। अब एक परसेप्शन बन गया है। अब आज मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया कांग्रेस पार्टी वाले सरकार तो बनाने को कह रहे हैं, उनके पास इतने आदमी हैं जो सरकार बना लेंगे, तो आप चौंक जाएंगे, हाँ यार वहां तो कोई नेता ही नहीं दिखता है जो मंत्री बन सके। तो जो इनकम्बेंसी में होता है, जो सरकार में बैठा होता है, इनकम्बेंट होता है, उसका परसेप्शन हीरो का होता है। लेकिन इस पूरे सर्वे में गौर करने वाली बात यह नहीं है कि मोदी को कितने लोग चाहते हैं, गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी को कितने लोग चाहते हैं। और अगर आप इस सर्वे में बाकी, इससे पहले के एक सर्वे है एबीपी का, सी वोटर का, अगर उस सर्वे पे जाएं और गौर करें तो योगी जी को सिर्फ 8% लोग प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं और राहुल गांधी को 18%, केजरीवाल को 3%, अन्य को 14%। तो इस सर्वे के हिसाब से भी एक कंटेंडर, एक विकल्प,
एक व्यक्ति जो मोदी जी को चुनौती दे सकता है वो है राहुल गांधी। अगर मोदी नहीं तो कौन? आप मान लीजिए एक लिस्ट लगी आपके सामने, मैंने उसमें मोदी जी का नाम काट दिया। यही तो बोलते हैं ना कि मोदी नहीं तो कौन। अब उस लिस्ट में से मैंने मोदी जी का नाम काट दिया। अब बाकी कौन कौन बचा? बाकी बचा राहुल गांधी, योगी, केजरीवाल या कोई और नेता। तो इनमें से लोग किसको पसंद कर रहे हैं? राहुल गांधी को। तो योगी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन? राहुल गांधी। ये पूरा हर तरफ से मोदी जी के निशाने पे कौन? राहुल गांधी। बीजेपी किसको लेकर परेशान है? राहुल गांधी को। कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे ना कहे, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो भी शर्तें हों, कैंडिडेट तो राहुल गांधी है। अभी चुनाव घोषणा पत्र लागू हो रहा था, जिस दिन जारी हो रहा था, राहुल गांधी ने से पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा आपका गठबंधन का। राहुल गांधी ने आगे बढ़ के कहा कि गठबंधन का कैंडिडेट गठबंधन के चुनाव के बाद नेता तय करेंगे। ये जो संदेश है और ये जो अथॉरिटी है, ये कह कौन रहा है? राहुल गांधी कह रहा है। कौन बनेगा इसका जवाब भी अगर कोई दे रहा है तो राहुल गांधी दे रहा है। राहुल गांधी का वो मुंह है, उतना बड़ा मुंह है जिससे कि ये बात कहलवाई जा सकती है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इतना बड़ा स्टेटमेंट कौन दे रहा है? राहुल गांधी दे रहा है। वो स्टेटमेंट उससे पूछ कौन रहा है? सवाल किससे पूछा जा रहा है? राहुल गांधी से। बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं, खड़गे साहब बैठे हुए हैं, बाकी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी से ये पूछा जाता है क्योंकि लोगों को पता है कि मोदी नहीं तो कौन। तो ये पूरा जब आप चाहे डाटा को देख लें, चाहे आप बीजेपी की चाल, मैंने कुछ खबरें ही आपके सामने मेंशन की हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ दिन रात सिर्फ कांग्रेस को टारगेट कर रही है। 10 साल में जो कुछ किया उसके बारे में बात नहीं हो रही है, और इसलिए नहीं हो रही है सरकार को नीति। देखिए अब इस दौरान तो मैंने बच्चों को, यदि इतने सारे सरकार विज्ञापन निकालती है, गरीबों को ये कर दिया, फलां को ये कर दिया, उसकी जगह क्या कर रहे हो? उसकी जगह होर्डिंग लगाए दिल्ली में कि हम करप्ट लोगों को जेल में डालना चाहते हैं मोदी सरकार। 10 साल के कामकाज को एक तरफ रख के अगर कोई सरकार एक विपक्षी पार्टी के खिलाफ कैंपेन चला रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो विपक्षी पार्टी उस सरकार के लिए बहुत अहम है। वो उस विपक्षी पार्टी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहती है, और फोकस क्यों करना चाहती है इसको समझने की में ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जब लोग कहते हैं कि भैया मोदी नहीं तो कौन, मोदी के बाद कौन, तो एक विकल्प बन चुका है, जनता के दिमाग में भी बन चुका है, और भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से कह लें या बॉडी लैंग्वेज कह लें या उनके हाव भाव कह लें, उससे भी दिखाई दे रहा है। सारी चिंता ये है, वो अपनी केजरीवाल जैसे नेता को जेल में डाला गया ताकि फोकस कांग्रेस से हटे। तो इस चुनाव में ये कहना, ये पिछले चुनाव में लागू हो सकता था, 19 के चुनाव में, कि मोदी नहीं तो कौन। आज वो कौन पता है कौन है। बस ये है कि हमको और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस फ़र्क ये है कि जो लोग मोदी को चाहते हैं वो मोदी को, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ मोदी की चाहत क्या है। मोदी की चाहत ये है कि एक बार आपने किसी को दिल दे दिया तो उसके दीवाने हो गए। एक स्कूल है, इलाहाबाद का बड़ा नामी स्कूल है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक किसी स्कूल पे टिप्पणी हो जाएगी। बड़ा नामी और पुराना स्कूल है साहब, बड़ा, और किसी का बच्चा उसमें पढ़ता है तो लोग उसको, अरे फलां जगह बच्चा पढ़ता है, वाह वाह बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। अब उस स्कूल की हकीकत ये है कि उसका स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो है वो 60-65 बच्चों का है। एक क्लास में वो मिशनरी स्कूल 60 बच्चों को पढ़ाता है, सर्वश्रेष्ठ स्कूल माना जाता है। अब जिसके बच्चे उसमें पढ़ते हैं उससे आप बोल के देखो यही वाली बात, वो आपके कपड़े फाड़ देगा। स्कूल की बात छोड़ दो, आप मोबाइल फ़ोन है, अगर आप एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं
तो आप कहेंगे एप्पल से बढ़िया कुछ नहीं, और एंड्रॉयड वाले हैं तो आप उसके लिए मर जाएंगे, क्या बात करते हो, सैमसंग का कोई मुकाबला ही नहीं है, कहाँ एप्पल है। क्यों? क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, जिस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उससे दिल लगा लेते हैं। भैया पैसे देके मोबाइल खरीदा है तो मोबाइल के थोड़ी हो गए हो, लेकिन दिल लगा लेते हैं, उसके नीचे लड़ जाते हैं, मर जाते हैं। और यही हम वोट देने लोगों के साथ भी करते हैं, अपने नेताओं के साथ भी करते हैं। और ये जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है कि उसका विकल्प कहाँ है, ये वो व्यक्ति है जिसके पास अपने मोबाइल फ़ोन के पक्ष में कोई तर्क बचा नहीं है, तो वो इस तरह की चीज़ें बहाने दिखाकर आपसे चेहरा चुरा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सबको पता है कि मोदी नहीं तो कौन, लेकिन मसला ये है कि मोदी नहीं तो कौन जानते हुए भी वो व्यक्ति इस ओट में छिप जाना चाहता है, उस खौफ से भाग रहा है, वो शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन छिपा रहा है। वो नहीं चाहता मोदी जाए, वो मोदी का फ़ैन है, भक्त है, वो चाहता है मोदी रहें और मोदी के अलावा कोई ना आए, लाख बुराइयां सही, लाख कमियां सही, सब कुछ। तो वो आपसे यही पूछेगा मोदी के बाद कौन। उम्मीद करता हूँ इस पूरे एनालिसिस से आप इस पूरे एक जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है इसका उत्तर समझ गए होंगे। कुछ लोगों ने उत्तर दिया, जैसे अभी बीच में ध्रुव राठी का इंटरव्यू हो रहा था, किसी ने किया, बनर्जी, तो उसने कहा कि आग लग जाएगी गाड़ी में तो आप गाड़ी से निकल के भागोगे या देखोगे दूसरी गाड़ी, पहले बताओ कौन सी दे रहे हो सकता है ध्रुव राठी का ये परसेप्शन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोग अब समझ रहे हैं कि दौड़ के कौन सी गाड़ी में जाना है या सड़क पे आ जाना है, सब क्लियर है। बाकी चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन जीतेगा, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, पल पल में चुनाव बदलता है। लेकिन अभी तक तो बीजेपी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिन रात कांग्रेस को गालियां देके काम चला रही है। एक पार्टी जो सत्ता में बैठी है, ये विपक्ष का काम होता है भाई सत्ताधारी पार्टी को गाली देना, सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को गालियाँ क्यों दे, लेकिन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।